हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 5, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इससे पहले वाले पार्ट में आपको पढ़ा दिया है। अगर वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसको पढ़ के आएं, जिससे आपको इसकी बेसिक जानकारी समझ में आ जाए। तो आज हमारी चलने वाली है एक्सरसाइज 5.1, जिसका पहला सवाल है, जिसमें हमसे कहा गया है कि आपको कुछ स्थितियां दी गई हैं, 3-4 स्थितियां हैं। उन स्थितियों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको यह बताना है कि वो एपी है या नहीं। यानी आपको यह बताना है कि जो उससे एक श्रेणी बनेगी, जो उस सिचुएशन से श्रेणी बनेगी, वो एपी होगी या नहीं होगी, ये हमको बताना है। तो पहली सिचुएशन क्या है बेटा? पहली सिचुएशन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। यानी सबसे मेन बात है कि आपको इस सवाल को पढ़ना किस प्रकार है, क्योंकि यहां एक कॉमा लगा होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो शुरुआत में जो आपको कॉमे सहित बात लिख के दी है, उससे आपको एपी बनानी है। यानी आपको उसने एपी बनाने के लिए किसके लिए कहा है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। आपको जो एपी बनानी है वो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराए की बनानी है, जो एपी आप श्रेणी बनाओगे। तो अब सवाल को समझते हैं। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए पढ़ना यहां से, जब आपको समझना है, जबकि भी छोड़ दो। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। यानी पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपए है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? प्रथम किलोमीटर के किराया है 15 रुपए। कितने रुपए है? 15 रुपए। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 रुपए है। तो एक ऐसा सवाल हमने पढ़ा है ना, कि आप टैक्सी में बैठ गए तो भैया आपको किराया देना पड़ेगा, लेकिन यहां पहले किलोमीटर के लिए किराया अलग है, और उससे अगर अतिरिक्त किलोमीटर जाते हो तो उसके लिए 8 रुपए ऐड हो जाएंगे। ठीक है। सपोज करो कि मैं है ना 5 किलोमीटर जाता हूं या 4 किलोमीटर मान लो। मैं गया 1 किलोमीटर, मैं गया 2 किलोमीटर, मैं गया 3 किलोमीटर, मैं गया 4 किलोमीटर, मैं गया 5 किलोमीटर। सपोज करो, है ना? मैं जब 1 किलोमीटर गया तो बेटा मुझे कितने रुपए देने हुए? मुझे 15 रुपए देने होंगे, क्योंकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपए है। ठीक है। अब आप अगर 2 किलोमीटर गए तो भाई आप जब 2 किलोमीटर के लिए जा रहे हो तो पहले किलोमीटर का किराया कितना देना पड़ेगा? 15 रुपए। और आप अतिरिक्त कितने गए हो? तो यहां अतिरिक्त कितना है बेटा? अतिरिक्त किसे माना जाएगा? 1 किलोमीटर से ज्यादा जाओगे। अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर जाओगे को अतिरिक्त माना जाएगा। ठीक है। तो अब 1 किलोमीटर से ज्यादा गए तो कितने किलोमीटर अतिरिक्त गए हो? तो अतिरिक्त यहां गए हो बेटा 1 किलोमीटर। तो 1 में कितने की मल्टीप्लाई होगी? 8 रुपए की। आपको 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए देना है और 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए देना है। यहां आप अतिरिक्त कितने गए हो बेटा? यहां आप अतिरिक्त गए हो 2 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया तो 15 रुपए है ना? तो 2 किलोमीटर का, आप ऐसे समझ लो, मैं इस तरीके से बता देता हूं। यहां तो 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर रहेगा। यहां आप कितना गए हो? 1 किलोमीटर अलग हो गया और 1 किलोमीटर बिल्कुल अलग हो गया आपका। ठीक है। 3 किलोमीटर में क्या रहेगा? 1 किलोमीटर का किराया अलग देना है और 2 किलोमीटर का किराया अलग देना है। 4 किलोमीटर में क्या हो गया? 1 किलोमीटर का किराया अलग देना है और 3 किलोमीटर का किराया अलग देना है। 5 किलोमीटर में क्या हो गया? 1 किलोमीटर का किराया अलग देना है और 4 किलोमीटर का किराया अलग देना है। अब इस अलग को समझते हैं। जब आप 1 किलोमीटर गए तो आपने 15 रुपए दिए। जब आप इस 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपए, लेकिन जब आप ये जो 1 किलोमीटर अतिरिक्त गए हो उसके लिए आपको 8 रुपए देने हैं। अब आप यहां देखिए, जो इस 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए, और ये जो आप 2 किलोमीटर अतिरिक्त गए हो उसके लिए 8 रुपए देने पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 2 गुणा 8 हो जाएगा 2 किलोमीटर के लिए। यहाँ 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए प्लस 3 किलोमीटर के लिए 8 रुपए देने पर किलोमीटर, 8 रुपए के हिसाब से 8 दिए 24 रुपए हो गए। यहाँ 1 किलोमीटर के और 4 किलोमीटर के पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए। तो इस तरीके से आपके रुपए बनेंगे। अगर आप गौर से देख रहे हो तो गौर से देखो, ये जो आपका यहाँ 8 आ रहा है, क्या आ रहा है? 8। इसी तरीके से हमने बेसिक में पढ़ा था। अगर हम इसको 8 को क्या मान लें, देखो सभी का अंतर समान है, यानी हर किलोमीटर का अंतर समान है, तो वो आपका जो 8 आ रहा है वो सभी का समान है। इससे श्रेणी क्या बनती है? 15। यहाँ देखो 15 प्लस 8 एकम 8। यहाँ देखिए 15 और 8 दूनी 16 हो गया। 15 हो गया। 15 और 8 कितना हो गया? 23। 15 और 16 कितना हो गया? 31। और 15 और 24 कितना हो गया? 39। और ये आपका कितना हो गया? 47। ठीक है। इस तरीके से आपका ये बन रहा है।
और भी अगर मैं जाऊंगा तो आगे अलग बनेगा। फिलहाल मुझे यहां तो कुछ दिया नहीं था, मैंने अपनी तरफ से माने कि मैं 5 किलोमीटर गया हूं, ठीक है। अब अंतर देखिए, 23 में से 15 गया, क्योंकि पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। सारवांतर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, a2 माइनस a1 होगा या फिर a3 माइनस a2 होगा, या फिर आपका a4 माइनस a3, यानी हमेशा पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा, 8 बचा। 31 में से 23 घटाइए, 8 बचा। 39 में से 31 घटाइए, 8 बचा। 47 में से 39 घटाइए, 8 बचा। तो आपका जो अंतर है वो आपका क्या है, समान। और हमने पढ़ा है कि यदि सार्वांतर समान है, यदि सार्वांतर समान है तो एपी है। यदि सार्वांतर समान है तो एपी है। इसका मतलब यह स्थिति साफ साफ बताती है कि यह स्थिति एक एपी का एग्जाम्पल है। क्या है, एपी का एग्जाम्पल है। ये आपकी बात पूरी तरीके से इससे साबित होती है। ये फर्स्ट स्थिति में जो है ना, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि किस तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं। अब बाकी की अगली सेकंड स्थिति पे चलते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट है कि किसी बेलन में, कोई एक बेलन है, सिलेंडर है, जिसमें उपस्थित हवा की मात्रा की श्रेणी बनानी है। यानी हमने कहा था जो कॉमा तक जबकि से पहले लिखा रहता है वो हमें ये बताता है कि श्रेणी किस चीज की बना के देखनी है। तो हमें किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा निकाल के देखनी है कि एपी बनाती है कि नहीं बनाती। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वायु निकालने वाला पंप, यानी जो वायु निकाल रहे हो आप, जिससे उसकी हवा निकाल रहे हो, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। सपोज करो आपने एक बार पंप मारा तो हवा जितनी उसके अंदर टोटल भरी हुई है उसका 1/4 बाहर कर देगा, फिर उसमें कुछ हवा बच जाएगी। फिर एक बार पंप और मारेगा, फिर जितनी उसके अंदर हवा थी उसका 1/4 फिर से बाहर निकाल देगा। अगर तीसरी बार पंप मारेगा तो उसके अंदर अब जितनी हवा बची है उसका 1/4 निकालेगा। ये नहीं कि पहले वाली का हर बार 1/4, जितनी भी उसके अंदर शेष हवा बच जाएगी हर बार उसका 1/4 भाग बाहर निकालता रहेगा। आपको भी पता होना चाहिए, आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो हवा भरी रहती है किसी चीज के अंदर, किसी चीज को भरना, चाहे कमरे के अंदर आप कट्टे भर रहे हो या बोरी भर रहे हो या अंदर ईंट भर रहे हो, कमरे के अंदर कुछ भी भर रहे हो, भरना होता है आयतन। नीचे फर्श पे कुछ फैला रहे हो वो होता है क्षेत्रफल, ठीक है ना। अगर आप दीवारों पे चल रहे हो तो वो होता है पेरीमीटर यानी परिमाप। लेकिन आप तो भर रहे हो तो ये क्या होगा, पंप हो, यानी आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा पंप से हवा भरने पर। तो सबसे पहले आप बताइए बेलन का आयतन कितना होता है, आपको पता है या नहीं पता है? चलो मैं बताता हूं। बेलन में कुल हवा का आयतन, तो बेलन में जो हवा है उसका कुल आयतन बेटा होगा, क्योंकि बेलन जो होता है वो किस प्रकार का होता है वो आपको भी पता होगा। जो बेलन होता है उसमें 2 सर्कुलर फेस होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, ये ऐसे वाला। आप टंकी समझ लो, घर में गेहूं की टंकी जो होती है, अभी भरे भी होंगे आपने। और ये आपकी जो होती है वो ऊंचाई होती है h, और ये जो आपका ये होता है सर्कुलर फेस, यानी ये आपको दिखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर ऊपर से टंकी को ऊपर से देखोगे, अगर मैं ऊपर का टॉप व्यू दिखाऊं तो ऐसा होता है। तो इसका ये रेडियस होता है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो इसमें एक r होता है और एक इसकी h होती है, ठीक है ना। तो उससे एक फॉर्मूला बनता है पाई r स्क्वायर h। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो जब शुरुआत में हवा भरी गई थी तो उसके अंदर टोटल हवा का आयतन पाई r स्क्वायर h था, ठीक है ना। उसके बाद हम कितना भाग निकाल देंगे, 1/4 निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे, 1/4। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं इसका एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। फिलहाल आप इस तरीके से देखिए। अब पहली बार पंप मारने पर, यानी ये पहला पद है, ये कौन सा पद है, पहला पद, एक तरीके से समझ लो जब टोटल हवा है, आपने पहली बार पंप लगाने पर, पहली बार पंप से हवा निकालने पर, पंप से हवा निकालने पर शेष हवा, तो उसने क्या कहा था, क्या रहेगी, जितनी टोटल हवा थी उसका 1/4 बाहर हो जाएगी, 1/4। यानी टोटल हवा कितनी है, पाई r स्क्वायर है, उसमें से कितनी माइनस हो जाएगी, इसका 1/4 माइनस हो जाएगी। अब इसमें से 1/4 माइनस करोगे तो 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर h। तो 4 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर h जाएगा, तो कितने बचेंगे, 3 पाई स्क्वायर h अपॉन 4, 3/4 बचेगा। वैसे भी आपको पता है कि जब पूरे में से 1/4 बाहर निकलेगा तो 3/4 बचेगा, ठीक है ना। दूसरी बार देखिए,
दूसरी बार जब पंप से हवा निकालोगे तो अब उसने ये नहीं कहा आप इसी को लेते रहोगे हर बार, अब शेष हवा का निकाल रहा है वो हर बार, कितनी का निकाल रहा है, शेष हवा का। तो शेष हवा कितनी बच रही है अब आपकी, शेष हवा बच रही है 3πr² H/4। अब इसका 1/4 निकालिए, 1/4 का मतलब है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3 और 4 चौक 16, 1/4, 3/4 का जब 1/4 निकालोगे तो 3 एकम 3 4 चौक 16, 3/16 आएगा, ठीक है। πr²H इतनी बाहर निकाल दी हमने हवा। तो यहाँ एलसीएम कितना आया बेटा, इसको भी चाहो तो मैं 3/4 यहाँ भी ऐसे करके लिख लेते हैं, 3/4 यहाँ भी लिख लो 3/4। तो इसमें से गौर से देखो एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। यहाँ 4 की गुणा होगी तो 4 तिया 12 πr²H, यहाँ 16 है तो ये 3 का 3 रहेगा। तो अगर आप यहाँ गौर से देखो तो आपका यहाँ आया है 9πr²H/16, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो पहली πr²H है, हम सिर्फ 2 ही निकाल रहे हैं, यहाँ दूसरी 3/4 πr²H है और तीसरी जो है वो 9πr²H/16 है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले तीनों पदों को। तो हमारे 3 पद क्या आए हैं, गौर से देखिए, पहला पद आया है πr²H, दूसरा पद आया है 3/4 πr²H और अगर अगला पद आया है 9/16 πr²H। अगर हम इनका अंतर निकालें बेटा, क्या निकालें, अंतर, इसमें से इसको माइनस करें, 3/4 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखिए 4 एकम 4 माइनस कर लो, 3/4 πr²H में से πr²H को माइनस करोगे तो 4 एकम 4 माइनस का 1/4 πr²H बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1/4 πr²H। अब आप इसमें से इसको माइनस करके देखिए तो 9/16 πr²H में से 3/4 πr²H माइनस करोगे तो एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। यहाँ 16 है तो ऐसे ही रहेगा 9 और यहाँ 4 है तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो 9 में से 12 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 3 πr²H। तो गौर से देखो यहाँ दोनों अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ ए माइनस का 1/4 πr²H आ रहा है, यहाँ माइनस का 3/16 πr²H आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह एपी नहीं है, क्या नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि सारवांतर समान नहीं है। अब थोड़ा ये πr²H से थोड़ा बड़ा हो जाता है सवाल के, πr²H से बता रहे हैं, हम इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, मैंने ये फॉर्मूले के रूप में आपको समझाया था। दूसरा रूप क्या है कि हम एक संख्या मान लें, अगर कोई, क्या मान लें, एक संख्या मान लें प्रॉपर कोई, जिससे हम इसको जल्दी से कर पाए। तो संख्या कैसे मान सकते हैं, सपोज करो हमने 100 मान ली, कितनी मान ली 100, कि कोई एक हवा है जो 100 घन मीटर है, आयतन घन में ही होता है, 100 घन मीटर है ना। अब 100 है तो पहली बार पंप लगाओगे तो 100 में से माइनस हो जाएगा इसका 1/4, और 100 का 1/4 कितना होता है 100/4 यानी 25 होता है, 4 से कितनी बार घट गया 25 बार, तो 100 में से 25 गया 75 बचा, कितना बचा 75, यानी 100 में से जब हमने पहली बार पंप मारी तो 25 बाहर निकल गई, बची 75। जब आप दूसरी बार पंप मारोगे तो बची कितनी थी 75, अब किसका 1/4 जाएगी 75 का 1/4, तो 75 का 4 में भाग, 4 का 75 में भाग दीजिए, तो देखिए 75 माइनस 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4 बच गया कितना 3, 4 अट्ठे हो गया 32, बच गया कितना 3, 4 सत्ते हो गया कितना 28, बच गए 2 और 4 पंजे कितना हो गया 20, तो 18.75 आ गया। अब गौर से देखो, अगर मैं 75 में से 100 घटाऊंगा तो माइनस का 25 आएगा, और मैं इसमें से यानी 75 में से 18.75 घटा लो तो कितना आएगा 75.00 में से 18.75 घटाओगे तो यहाँ 25, यहाँ 4 बचा 74 के करीब, 4 में से 8 गया 6 और यहाँ आपका 6 बचा, 6 में से बन गया 5, 56.25, तो यहाँ आया 56.25। अब 56.25 में से 75 घटाऊंगा तो 25 तो नहीं आना है, नहीं आएगा ना 25, तो इस तरीके से ये एपी नहीं होगा, अंतर समान नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने पहले जो डिटेल से बताया है वो डिटेल में है, ये आपके चारों सवाल इतने यूजेबल नहीं है, लेकिन आपको ये एपी को समझा देंगे कि एपी को कैसे फाइंड किया जाता है, इसलिए हम इस एक्सरसाइज में इन सवालों के साथ मेहनत कर रहे हैं, आप इनको अच्छे से समझ पाओ। तो संख्या मान के भी आप करके दिखा सकते हो और फॉर्मल फॉर्मूले से भी करके दिखा सकते हो। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो ये आपका थर्ड पार्ट है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी हमको जो श्रेणी बनानी है वो प्रत्येक मीटर
की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, पहले सवाल की तरह है जिसमें टैक्सी के बाद का किराया निकालना था प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जबकि प्रथम मीटर यानी जो पहला मीटर है उसकी खुदाई की लागत 150 रुपये है और उसके बाद वो जितने मीटर भी खोदेगा उसकी लागत 50 रुपये। तो देखो ऐसे सवाल तो एपी होते हैं क्योंकि इसमें जो बाद की जो अतिरिक्त जो बाद में जा रहा है ना वो समान है, तो वो होना ही होना है, पहले की उसने फिक्स दी है तो ए का मान फिक्स हो गया और हर एक के बाद का अंतर 50 हो गया। चाहो तो ऐसे समझ लो कि मान लो मैंने खुदाई की 1 मीटर खुदाई की, या फिर मैंने 2 मीटर खुदाई की, या 3 मीटर की, या 4 मीटर की। अगर मैं पहले 1 मीटर खुदाई कर रहा हूं तो 1 मीटर का अलग रुपया है और एक ही है तो एक का तो एक ही रहेगा, लेकिन अगर मैं 2 मीटर खुदाई कर रहा हूं तो एक अलग होगा और 1 किलोमीटर का रुपया अलग से है, 1 मीटर का, सॉरी ये 3 मीटर है तो इसमें 1 मीटर की खुदाई का रुपया तो अलग है और 2 मीटर की खुदाई का रुपया अलग रेट है, इसमें 1 मीटर की खुदाई का रुपया अलग रेट है और 3 मीटर की खुदाई का अलग रेट है, क्योंकि 1 मीटर के बाद जब खोदोगे तो उसके बाद 50 रुपए देने होते हैं। तो पहले मीटर की खुदाई पे कितने रुपए देने हुए? 150। दूसरे मीटर की खुदाई पे 150 प्लस 1 किलोमीटर अतिरिक्त खोदा तो 50 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। तो 150 रुपए तो पहले मिले किलोमीटर के, 2 किलोमीटर और खोदा है, 2 मीटर, सॉरी मैं बार बार किलोमीटर बोल रहा हूँ, मीटर, तो 50, इस 1 मीटर के 150 रुपए और ये 3 जो मीटर खोदा है उसके लिए 50 रुपए अलग से, 50 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर गौर से देखो तो यहाँ 150 आ गया, यहाँ 150 प्लस 50, यहाँ आपका 150 प्लस 100, यहाँ आपका 150 प्लस 150, ठीक है। गौर से देखोगे तो यहाँ 150, यहाँ 200, यहाँ आपका 250 और यहाँ आपका 300, और हर एक में आप अंतर देखोगे तो कितने का आ रहा है? 50-50 का अंतर आ रहा है। तो यह बेटा एपी है, यानी यह स्थिति क्या है? एपी की स्थिति है, यह एपी है। सिंपल है, समझ में आ गया, पहले सवाल की तरह था। अब हम इसके लास्ट पार्ट 4th पर चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4th पार्ट है जिसमें आपको एपी बनानी है मिश्र धन की। किसकी बनानी है? जो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है उसकी एपी बनानी है। अब आपको मिश्र धन पूछा है, ये 8th क्लास में होते हैं, मिश्र धन, मूलधन, है ना, दर, समय, इस तरीके के सवाल। आपको पहले मैं उसके लिए थोड़ा सा बता दूं कि क्या होता है। ये आपकी जो राशि होती है वो मूलधन होती है। क्या होती है? मूलधन। उसमें एक ब्याज होता है। ब्याज 2 तरह का होता है बेटा, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हमसे यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की। जब ब्याज मूलधन में जब ब्याज ऐड हो जाता है तब बनता है मिश्र धन। क्या बनता है? मिश्र धन। समझ रहे हो मेरी बात? जब मूलधन में ब्याज ऐड हो जाता है तब बनता है मिश्र धन, यानी टोटल अमाउंट जो आप ब्याज लगा के जब टोटल अमाउंट दे, तो मैंने किसी से 100 रुपए लिए, ब्याज के 10 रुपए हो गए, तो मुझे उसे टोटल जो 110 रुपए देने हैं, यानी 100 रुपए मूलधन के हो गए, 10 रुपए ब्याज के हो गए, तो जो मिश्र धन देना है वो मेरा 110 रुपए होगा, ठीक है ना। साधारण ब्याज थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल यानी पी के रूप में बोलते हैं। ब्याज होती है हमारे एक समय होता है जिसको हम एन भी लिख सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इस ए का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। ए का फॉर्मूला क्या होता है, यानी मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन। ये प्लस होता है अगर वृद्धि हो रही है, माइनस होता है यदि अभिमूल्यन हो रहा है, यानी अगर माइनस यानी घटौती हो रही है ब्याज में, यानी किसी चीज में तुमने शेयर मार्केट में रुपया लगाया, माइनस हो रहा है तो वो यहाँ माइनस लगता है अभिमूल्यन जब होता है, और जब रुपया बढ़ता है तो यहाँ प्लस लगता है, ठीक है। सपोज करिए कि हमें जो फॉर्मूला है वो मिश्र धन का दे दिया है और हमें जो जमा करना है खाते में प्रत्येक वर्ष के लिए जमा करना है, तो हमें कम से कम 1 या 2 वर्ष के लिए निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो आपका जो शुरुआत में धन है, यानी पहला पद क्या है, यानी धन क्या है? कुल धन। जो कुल धन है वो पहला पद है आपका, जिसको हम पी बोलेंगे, वो आपका है 10,000 जब आपने बैंक में जमा किए, वो पहला पद हो गया। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा पद क्या आता है। मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखिए अब हम निकालेंगे पहले वर्ष का। किसका? पहले वर्ष का। जमा करना प्रथम पद हो गया, ये हमारा प्रथम पद है, याद रखना, ठीक है। पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन निकालिए। A1 मान लेता हूं मैं इसको, या कुछ मत मानो, ये लिख लो, कुछ मत लिखो।
पी का मान क्या है बेटा, फॉर्मूला लिख रखा है 10,000 1 प्लस आर का मान कितना है, क्योंकि आर आपको कितना परसेंटेज दिया 8%, 8 बटे 100, और वर्ष कौन सा है पहला, तो यहाँ लिख देंगे 1 पहला वर्ष। ठीक है, तो चलिए 10,000 काट लीजिए, 4 दूनी 8, 8 से तो कटेगा नहीं, 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार कटेगा 25, तो 25 से कम 25 और 2 27, तो यहाँ आया 27 बटे 25, क्योंकि घात 1 है ऊपर। ठीक है ना, तो 25 से इसको काट दीजिए, 25 चौका 100 400, तो ये आ गया 400 गुणा 27, गुणा करिए 4 सत्ते डबल जीरो हो गई, 4 सत्ते कितना हो गया 28, और 4 दूनी 8 और 2 10, 10,800, यानी पहले वर्ष बाद उसको जो रुपए मिलेंगे वो 10,800 मिलेंगे, यानी 800 रुपए की ब्याज बन गई उसकी। ठीक है, दूसरे वर्ष का यहां निकाल लीजिए, दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालिए, 10,000 1 प्लस आर 8/100, सिर्फ क्या बदला प्रत्येक वर्ष यानी वर्ष, अब कितने वर्ष हो गए 2 वर्ष हो गए। ठीक है, दूसरे वर्ष यानी 2 वर्ष, तो 10,000 गुणा ये अब भी कितना आएगा, यहाँ 25 बार कटेगा और यहाँ 2 बार, तो 25 से कम 25 और 2 27 बटे 25, लेकिन अब की बार 2 घात है तो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, अब की बार ये 25 से कितनी बार कटा 400 बार, और ये 25 से कितनी बार कटा 25 से कम 25, 25 छिक्का 150, 16 बार, तो देखिए 16 गुणा 27 गुणा 27, अब की बार 3 मल्टीप्लाई आ गए, देखें इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 27 की कर लेते हैं, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 9, 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1 7। चलिए 16 की गुणा कर लेते हैं, 16 निम्मा 144, हासिल के 14 आगे, 16 दूनी 32 और 14 56, तो 6 हासिल के 5, 16 सत्ते 112 और 5 117, तो अब आया 11,764, कितना आया 11,764 रुपये। अब देखिए पहला अमाउंट ये रहा आपका, दूसरा अमाउंट ये रहा आपका, और तीसरा अमाउंट ये रहा। अब अगर मैं तीनों पदों को एक जगह लिख लूँ, यही लिख लेता हूँ, पहला है 10,000, दूसरा है 10,800, कॉमे नहीं लगाता फिर ये इसमें भी कॉमे आ रहे हैं, 10,000, दूसरा 10,800, तीसरा 11,764। आप जरा अंतर देखिए, इसमें जो अंतर आ रहा है बेटा वो 800 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 800 का, इसका अंतर देखिए 11,764 में से 10,800 माइनस करें तो 4 6 9 और 8 17, और यहाँ आपका 964 ही बचा, यहाँ अंतर जो आ रहा है वो 964 का आ रहा है, यानी हमारा सार्वांतर जो है वो समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है। तो क्या लिख देंगे, यह एपी नहीं है। तो बेटा इस तरीके से हमने जो चारों सवाल पढ़े हैं ये थोड़े टिपिकल्स हैं, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज हमारे में कहीं हमें पढ़नी नहीं है 10th क्लास में। शुरुआत में हमारा बेलन का आयतन है वो तो हम पढ़ेंगे जब हम आगे सवाल पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें ब्याज वगैरह कुछ नहीं पढ़नी है, 8वीं तक ही खत्म हो जाते हैं ना, 9th में ब्याज होती है ना 10th में, ये एलिमेंट्री जो मैथ होते हैं उसमें ज्यादातर आती है। एक बात समझने की, हमने ये चारों सवाल से बस एक बात सीखी है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो एपी है या नहीं। किसी भी सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, उससे कुछ 2-3 पद निकाल रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि वो एपी है या नहीं है। तो इस तरीके से वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, सवाल तो एक ही था लेकिन उसके 4 पार्ट थे जिनमें थोड़ा वक्त लगाया हमने जिससे आपको एपी के बारे में समझा सकें। अब अगले वाला नेक्स्ट दूसरा और तीसरा सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। टोटल 4 सवाल है, इसके 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, दूसरे पार्ट में हमने पहला सवाल पढ़ाया है, नेक्स्ट पार्ट में दूसरा तीसरा सवाल पढ़ाएंगे, और उससे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि 4th वाले क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं तो उनको हम उससे वीडियो में अगली वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आप सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो के साथ पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।